गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। ये मोशन चैप्टर 9th क्लास का 4th वीडियो लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बात की थी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बात की थी, उसके फॉर्मूले वगैरह लिखे थे। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे इस पूरी मैकेनिक्स का, जिसमें से पहले तो कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पर। उसके बाद हम एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे एंड इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि मैकेनिक्स का पूरा बेस है, जहाँ से मैकेनिक्स स्टार्ट होती है, काइनेमेटिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एवरेज स्पीड पे। इसका इस तरह के क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में मिलेंगे और एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो देख लीजिए कैसे करते हैं उनको। अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड the second half with 60 km per hour. What the average speed of the car? पहले तो कुछ नोटेशन जो दे रखे हैं उनको समझें आप। जैसे लिखा है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर के अंदर अगर यूनिट होती है तो अगर थ्रू आउट क्वेश्चन आपको उसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर सारी की सारी यूनिट किलोमीटर पर आवर के अंदर है तो आपको उनको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। हाँ, अगर आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड की यूनिट ये मीटर पर सेकंड भी होती है। ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो किलोमीटर पर आवर लिखा होता है ये भी एक ही चीज़ है, और किलोमीटर आर की पावर -1 ये भी एक ही चीज़ है। ठीक है। कभी कभी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सारी दोनों अलग है, नहीं है। किलोमीटर पर आवर, ये पर आवर मतलब कि आर नीचे है तो आर की यूनिट ऊपर जाएगी तो -1 आता है पावर का, तो ये दोनों एक ही चीज़ है पहली बात तो। ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना भी आता होगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली करके देख रहे हैं। ओके। क्वेश्चन में इस तरह से बोला गया है कि कोई दो प्लेस है ए और बी। ठीक है। अब ये सपोज मान लेते हैं इन दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस दूरी कितनी डी है। अब उसने बोला है कि इस पूरी डिस्टेंस का हाफ डिस्टेंस कितना होगा, d/2। अपने लेट किया डी, हमने जो डिस्टेंस है ना टोटल, ये डिस्टेंस हमने लेट की। और जब भी आप फिजिक्स के अंदर किसी भी या मैथ्स के अंदर जब भी आप कोई कुछ लेट करते हो, हम कुछ मानते हैं, तो वो हमेशा क्वेश्चन के लास्ट में या तो एलिमिनेट हो जाएगा या उसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें। अगर आपके क्वेश्चन के एंड के अंदर वो एलिमिनेट नहीं हो रहा है जो आपने माना है, या फिर उसकी वैल्यू नहीं निकल रही है, तो हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में कुछ गलती की। तो ये डिस्टेंस होगी d/2 एंड ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d/2। अब ये बोल रहा है कि दो प्लेस के बीच की डिस्टेंस अपन ने मान लिया d है, और फर्स्ट हाफ डिस्टेंस वो कितने से कवर कर रहा है, कौन सी स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर। मतलब ए से लेकर सपोज सी मान लेता हूँ, ए से लेकर सी तक वो कितनी स्पीड से आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद उसने स्पीड सेकेंड हाफ में बढ़ा दी और कितनी कर दी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की एवरेज स्पीड क्या रही। ठीक है। अब अपने पास में एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, भूल तो नहीं गई, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस की बात करें, टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए से लेके बी की डी, हमने लेट की तो डी मान लेते हैं डी है। अच्छा, टोटल टाइम की बात करूं, टोटल टाइम कितना लगेगा। अब आप पूरे टाइम को टी नहीं मान सकते, क्यों, क्योंकि थ्रू आउट द पूरी जो यहाँ से लेके ए से लेके बी तक गया है, थ्रू आउट इसका स्पीड कांस्टेंट नहीं है, तो आप पूरे टाइम को टी नहीं मान सकते। तो हम मानते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर जब ए से सी तक गया तो कुछ टाइम t1 लिया, और जब 60 किलोमीटर पर आवर से गया तो उसको सी से डी जाने में टाइम कितना लगा, t2 लगा, ये हम मान लेते। तो अब टोटल टाइम कितना हुआ, t1 + t2, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको इक्वेशन 1 हम नाम दे लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी का पहला फॉर्मूला आया। अब डी हमने पास में लेट किया है तो मान लेते हमारे पास पड़ा है। अब t1 और t2 हमारे पास नहीं है तो फाइंड करना है। ठीक है। अब t1 और t2 कैसे आएंगे भाई, नॉर्मल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरे को टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टी को इससे ले वी को नीचे, s/v बनेगा कि नहीं बनेगा। मतलब डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी को भी टाइम कहते हैं कि नहीं कहते। कभी कभी टाइम निकालना पड़े तो इस तरह निकाल सकते हैं। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। तो यहाँ पर t1 t2 दोनों अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, s1/v1 और s2/v2। बात समझ में आ रही। उन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करने का तरीका समझ गए आप लोग। चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो देखिए ए बी सी, ए से लेके सी का पूरा स्लॉट मान लिया, 40 किलोमीटर पर आवर से ए से लेके बी तक जा रहा है, और फिर 60 किलोमीटर पर आवर से
बी से लेके सी को जा रहा है। हमने लेट कर लिया कि ए से सी की टोटल डिस्टेंस कितनी है, डी है, और हमने t1 टाइम मान लिया ए से बी जाने में और t2 टाइम मान लिया बी से सी जाने में। ठीक है, जो लिखना था लिख लिया हमने। अब देखिए एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही। तो टोटल डिस्टेंस डी है और टोटल टाइम को मैंने मान लिया t1 प्लस t2। इसको इक्वेशन 1 नाम दीजिए। अब देखिए t1 टाइम निकालना है। t1 टाइम क्या होता है, t1 टाइम क्या होगा, पहली डिस्टेंस अपॉन पहली वेलोसिटी। t बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब पहली डिस्टेंस कितनी है, फर्स्ट हाफ की डिस्टेंस कितनी है, हाफ, तो डी का हाफ क्या होगा, d/2। कभी कभी ऐसा पूछा है 1/3 डिस्टेंस, तो अगर ये 1/3 है तो ये कितनी हो जाएगी, 2/3। समझ गए कि नहीं, अभी हाफ दे रखा है तो d/2 मान लेते। तो पहला d/2 डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस d/2 हो गया, और फर्स्ट t टाइम के अंदर कौन सी स्पीड से जा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर से। तो t1 क्या है गया, d/2 अपॉन 40। कोई दिक्कत नहीं। तो t1 की वैल्यू हमने निकाल ली d/80r, t1 की वैल्यू आ गई d/80r। अब t2 की वैल्यू इसी तरह से निकालेंगे। सेकंड हाफ t2 में जा रहा है, सेकंड हाफ में डिस्टेंस कितनी है, d/2, तो d/2 डिस्टेंस एंड स्पीड कितनी है, 60। समझ में आ रहा है आपको। तो t2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, d/120। इस पूरी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। t1 और t2 की वैल्यू यहाँ पुट कर ले, तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो वी एवरेज बराबर क्या आएगा, d अपॉन t1 की वैल्यू है d/80 एंड t2 की वैल्यू है d/120। ओके, सो वी एवरेज क्या हो जाएगा, आप देखिए नीचे में ऊपर साइड में d दोनों में है, तो d मैंने नीचे से कॉमन लिया, ध्यान से, यहाँ से मैंने d कॉमन लिया। अब d यहाँ भी है, d ऊपर भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, अब नीचे मैंने एलसीएम लिया, 80 और 120 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, 240। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं ना, 3 2। अब 240 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। कैलकुलेशंस इस तरह की बेटा नहीं आती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला है आपको कि प्लीज़ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप अभी से स्टार्ट कर लें, टाइम है हमारे पास में, फिर आगे बोर्ड के टाइम आपको तकलीफ हो उससे अच्छा अभी आप लोग कर लें। काफ़ी बच्चों को इस तरह की कैलकुलेशंस में भी दिक्कत होती है, प्लीज़ प्रैक्टिस करें। अब देखिए कैलकुलेट सॉल्व किया हमने, कितना आ रहा है, 48 किलोमीटर पर आवर, मतलब हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसमें स्लॉट नहीं दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझा देता हूँ कि ए से लेके कोई एक बस है, वो जा रही है ए से बी स्टॉप पे, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे, स्टैंड पे। ए से बी जब टोटल गई तो वो 50 किलोमीटर पर आवर से पूरी ए से बी गई, और वो रुकी नहीं, नॉन स्टॉप बस है, इसलिए 36 किलोमीटर पर आवर से वापस रिटर्न बी से ए आ गई। तो उसने पूछा है कि वापस पूरी जर्नी के अंदर कितनी स्पीड, एवरेज स्पीड रही। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। A non-stop bus goes from one station to another station with a speed of 54 km per hour. The same bus returns from the second station to the first station with a speed of 36 km per hour. Find the average speed of the bus for the entire journey. ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, पूरे डिस्टेंस को हमने d मान लिया, जाने का टाइम अपन ने मान लिया, सॉरी जाने की डिस्टेंस स्पीड मान ली 54 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, रिटर्न की 36 दे रखा है। अब अपन ऐसे मान लेते हैं कि जाते टाइम मतलब ए से बी हम जब गए फर्स्ट टाइम में तो हमको t1 टाइम लगा, और जब 36 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है तब हमको t2 टाइम लगा। किसी के दिमाग में ये तो नहीं चल रहा बेटा कि दोनों जब जा रहा है तब भी टाइम वही रहेगा, आने का टाइम भी वही रहेगा। अब लोग देखिए बेटा, डिस्टेंस बराबर है लेकिन दोनों की स्पीड अलग अलग है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको टाइम कम लगेगा जाने में और आने में टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड कम है इसलिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो वही फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अब देखिए ध्यान दीजिए, टोटल डिस्टेंस क्या होगी जर्नी की, टोटल डिस्टेंस क्या होती है, टोटल जो पाथ कवर्ड किया, पहले डी डिस्टेंस से गया और वापस डी डिस्टेंस से बस रिटर्न आ रही है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, डी प्लस डी 2d। क्लियर है, और टाइम कितना हो गया, t1 प्लस t2। फिर से t1 प्लस t2 की वैल्यू निकालनी है, सेम प्रोसीजर जो पिछली बार किया। अब इस बार देखिए टोटल डिस्टेंस t1 टाइम जाने का टाइम है, तो t1 जाने का टाइम है, तो जाते टाइम डिस्टेंस कितनी कवर की, d, तो d लिखा, एंड जाते टाइम स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, तो 54 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह रिटर्न जब आ रहा है तो डिस्टेंस फिर से कितनी कवर करेगा, d कवर करेगा, और स्पीड कितनी है इसकी 36 किलोमीटर पर आवर, तो d/36 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, t1 t2 आ गया, फिर से यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन 2 मान लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर से इसकी वैल्यू आ जाएगी।
बाय इक्वेशन 1 and 2, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन डी बाय 54 प्लस डी बाय 36। कोई दिक्कत नहीं। फिर से हमने नीचे से डी कॉमन लिया, यहाँ से डी कॉमन लेंगे, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ऐसे ही पड़ा है। अब 1/54 प्लस 1/36 का एलसीएम लेना है, सिंपल सा 108 एलसीएम आएगा। इसको सॉल्व आउट करेंगे आप तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 43.2 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं बेटा। इसके एक दो पैटर्न और भी बनते हैं, लेकिन मोस्टली एक दो तरह के क्वेश्चन, दो तरह के जो आते हैं मैंने आपको समझा दिए हैं। और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड में बहुत तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको जहां मिले आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारा मैकेनिक्स स्टार्ट होता है, आप ऐसे मानिए। एक्सेलरेशन का क्यों काम पड़ा, पिक्चर में एक्सेलरेशन क्यों आता है, मैं आपको ये समझाते हैं। पहले हमने बात की कि दो तरह के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब स्पीड कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो कोई एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस होती है जो कि स्पीड को कांस्टेंट नहीं रहने देती, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। मतलब कोई एक पार्टिकल है, अब ये जो एक्सेलरेशन है वो रियल लाइफ की चीज है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, क्यों? क्योंकि बहुत कम होता है ऐसा कि कोई एक पार्टिकल इक्वल स्पीड से जा रहा है, ठीक है। सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, कोई मास का, अब ये स्टार्टिंग में जा रहा था v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, t टाइम के बाद में उसकी मास तो वही रहा और उसकी स्पीड सपोज v हो गई, बढ़ सकती है, इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज जो भी हो। तो इस ड्यूरेशन के अंदर एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी की बात करो, किसी भी चीज का चेंज क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल या फाइनल माइनस इनिशियल? ऑब्वियसली फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी u, डिवाइड बाय टाइम कितना है t। इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी क्या गया, v माइनस यू अपॉन टाइम। सही बात है। अब सोचिए कि यूनिफॉर्म मोशन की में हम बात कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर पार्टिकल की स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब अगर वो यहाँ u स्पीड से जा रहा था तो t टाइम बाद भी उसकी स्पीड क्या होती है, u, सही कि नहीं? तो अब u माइनस यू करते 0 आता, तो एक्सेलरेशन कितना आता, 0। इसीलिए मैंने बोला था आपको कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वही खत्म हो जाता है। बाकी पूरा जो प्रोसीजर है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ही हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। अगर एक m मास का ऑब्जेक्ट है, वो इनिशियल स्पीड u से जा रहा है और t टाइम बाद उसकी फाइनल स्पीड v हो जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैंने इसको एरो बना के लिखा है। क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी कैसा होता है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। v माइनस यू बाई टी, ये फॉर्मूला याद रख ले आप लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसी से काइनेमेटिक इक्वेशन भी डिराइव करेंगे हम अभी। इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। कैसे निकलेगी भाई, ऊपर कुल मिला के लिखा क्या है, वेलोसिटी का डिफरेंस लिखा है, मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस से वेलोसिटी आएगी। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम का एक और सेकंड नीचे है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बता दिया आपको। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी हो सकता है। जीरो कैसे होगा बता दिया आपको भी। चलिए आगे, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होता है, कैसे होता है, जैसे एक ऑब्जेक्ट की स्पीड इंक्रीज हो रही है तो उसका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी स्पीड बढ़ती है, उसको बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और सपोज कि आप जा रहे हैं, आप किसी कोई व्हीकल लेके और अचानक से आपने ब्रेक अप्लाई किया तो आपकी स्पीड आगे, आपकी डिस्टेंस आप आगे की साइड कवर कर रहे हैं लेकिन आपकी वेलोसिटी पीछे की साइड हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव आता है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्सेलरेशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी फ्री फॉल बॉडी वाला बोलते हैं, जैसे कोई टावर से आपने नीचे की ओर ड्रॉप किया है तो आपने सुना होगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। वो सारा हम ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर भी कवर करेंगे, इसलिए उसको मैं यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। उसके क्वेश्चंस आएंगे तो हम साथ में करते रहेंगे। इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यही मैकेनिक्स का बेस है, जिसे आप न्यूटन की 3 काइनेमेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। और
ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन 3 इक्वेशन का डेरिवेशन बोर्ड में पूछा जाता है, और उसके अलावा बाकी इसके क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसको ध्यान से समझिए। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v इन टाइम t, देन वही एक्सेलरेशन का जो भी फॉर्मूला लिखा था अपन ने, v माइनस यू बाई टी। अब अगर t को इधर ट्रांसफर कर ले तो a इंटू टी हो जाएगा, और माइनस यू इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस यू। तो v का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। पहली इक्वेशन तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन से निकलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को काइनेमेटिक की पहली इक्वेशन कहते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, ये तीनों इक्वेशन आपको ऐसे याद होनी चाहिए जैसे आपको अपना नाम याद है, इसमें कोई घबराने की चीज़ नहीं, पूरी की पूरी मैकेनिक्स यहीं से स्टार्ट है, यहीं खत्म हो जाती है। तो पूरी इक्वेशन आपको, ये तीनों इक्वेशन जो करवा रहा हूँ ये आपको अपने नाम की तरह याद होनी चाहिए, ठीक है। v इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक की पहली इक्वेशन या फिर मोशन की पहली इक्वेशन, ठीक है। इसको कब काम में लेना है धीरे धीरे आगे समझेंगे हम। सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं कि डिस्टेंस जो होती है या डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालनी तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस को एस लिखते हैं, ये डिस्टेंस को एस या डिस्प्लेसमेंट को एस लिखते हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है। डिस्टेंस इक्वल टू एस। अब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, अब भाई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्ट है, एवरेज क्या होता है किसी भी चीज का, भाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सॉरी सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज को एवरेज बोलते हैं। तो यहाँ दो क्वांटिटीज है, दो वेलोसिटी है, u प्लस वी, तो u प्लस वी, तो एवरेज निकालना तो क्या आएगा, u प्लस वी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी कितना है 2, तो एवरेज क्या आएगा, u प्लस वी बाय 2। समझ रहे हो कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी ऐसे निकलेगी ना। सो डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसे इज इक्वल टू u प्लस वी बाय 2, ये एवरेज वेलोसिटी है इनटू टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो v लिखा है, v क्या है, इन्हें फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी का अपन ने पहली इक्वेशन में वैल्यू निकाली है, क्या होती है u प्लस ए टी, उसी को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो u प्लस ए टी बाय 2 इंटू टी, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व आउट कर लेते हैं। u प्लस यू 2u हो गया, प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। अब 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे और t दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब 2u बाई 2 करेंगे तो u बचेगा, और t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बचेगा, ut प्लस ए टी बाई 2 इंटू टी। सो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलो या ए टी स्क्वायर बाई 2 बोलो, ये मोशन की सेकंड इक्वेशन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसको कब काम में लेना वो भी लास्ट में सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। दो इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन पे आते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब अगर टाइम की वैल्यू निकालनी है तो टाइम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, u को उधर भेजूंगा नेगेटिव हो जाएगा तो v माइनस यू, और a नीचे चला जाएगा, वही एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला है बेटा, a को ट्रांसफर कर लिया और t को ट्रांसफर कर लिया, तो t की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू बाय ए। ध्यान से, अब s की वैल्यू क्या होती है, पिछली बार अपन ने निकाली, डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। अब इस बार टाइम को एलिमिनेट करना है, तो टाइम को जब हटाना है तो टाइम की वैल्यू भी अपन ने निकाली, क्या है, v माइनस यू बाई टी, तो यहाँ हमने टाइम की वैल्यू रख दी v माइनस यू बाई ए। सही। अब देखिए ध्यान से, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू वी माइनस यू बाई, ऊपर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आपको पता है फॉर्मूला जानते हैं ये मैथ्स का, इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख लें तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इंटू 2 इज इक्वल टू 2a, कोई दिक्कत नहीं। 2a को इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो 2as बन जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यू स्क्वायर को माइनस यू स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ध्यान से, अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनको काम में कब लेना है और किस तरह लेना है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन की, u v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज समझा भी देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है।
एंड थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारी 3 मोशन की इक्वेशन से, ध्यान दे इस पे। अब देखिए हमारे पास में कुल मिला के क्वांटिटीज कितनी है, v फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। हमारे पास 5 क्वांटिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। ये इन 5 क्वांटिटी से मिलकर ये सारी इक्वेशन बनी है। लेकिन आप नोटिस करें कि हर इक्वेशन के अंदर एक क्वांटिटी मिसिंग है। एक्सेलरेशन सब में कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन के बिना नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एक्सेलरेशन हर चीज में, हर इक्वेशन में कांस्टेंट है। तीनों में देखिए, तीनों में एक्सेलरेशन आ रहा है, लेकिन बाकी तीनों इक्वेशंस के अंदर एक ही क्वांटिटी मिसिंग है। पहली क्वांटिटी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या मिस है, s, मतलब डिस्टेंस। मतलब अगर कोई क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्टेंस की बात नहीं करी हो या फिर डिस्टेंस ना पूछा हो ना बोला है, तो आप पहली इक्वेशन काम में लेंगे। समझे बात को। दूसरी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ध्यान से देखो क्या मिसिंग है, v मिसिंग है, मतलब फाइनल वेलोसिटी। मतलब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं करी या आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं पूछी है, तो आप क्या बोलेंगे, सेकंड इक्वेशन को काम में लेंगे। इसको इसी ऑर्डर में यार करना है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं। थर्ड इक्वेशन देखिए ध्यान से, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिसिंग है, टाइम, दिख रहा है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर टाइम ना गिवन हो और ना पूछा हो, तो आप इस थर्ड इक्वेशन को काम में लेंगे और हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो हमने डेरिवेशंस किए हैं, ये डेरिवेशन आते हैं एग्जाम के अंदर, एग्जाम के अंदर, तो इसको आप याद करें अच्छे से। एक बार आप लोग अपने हाथों से लिखेंगे इनको और समझेंगे तो आपको कभी इनको नहीं भूलेंगे। और दूसरा, इन्हीं डेरिवेशंस को ग्राफिकली भी प्रूव किया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी दे रखा है ग्राफिकली प्रूव करने का, वो भी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे। पहले आप यहाँ तक समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।